श्यामनगर नाम के गांव में सुधा, शीला और मीरा नाम की 3 सहेलियां रहती थी, जो कि बचपन से ही साथ में स्कूल में पढ़ती थी, जो एकदम गहरी दोस्त थी। सुधा और शीला बहुत ही अमीर थे। सुधा बेफिक्र और बिंदास लड़की थी और शीला बहुत ही ज्यादा कंजूस, और मीरा गरीब घर की लड़की थी, जो कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। शीला और सुधा ने कभी भी मीरा को वो गरीब है इसका एहसास नहीं होने दिया था। अब वो तीनों बड़ी हो चुकी थी। कॉलेज खत्म कर तीनों अपनी अपनी राह पर चलने लगी थी। कई दिन बीत चुके थे। एक दिन अचानक मीरा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और इसीलिए नाश्ता करने बैठती है कि तभी शीला का मीरा को फोन आता है। हे, हाय शीला, कैसी है? बहुत दिनों बाद याद किया। हो गया नाश्ता? तुझे कैसे पता कि मैं नाश्ता कर रही हूँ? अरे तेरे हाथ का बना नाश्ता मतलब हमारी जिंदगी। क्या खुशबू, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, सिर्फ बातें करती है, आती तो नहीं कभी, हमेशा अपने ही घर बुलाती है सबको। रुक, मैं अभी सुधा को कॉल करती हूँ। सुधा कॉल उठाती है। हे गाइस, क्या चल रहा है? अभी अभी उठी है लगता है महारानी जी। या वो एक्चुअली कल रात देर तक पार्टी चल रही थी, तो इसी कारण अभी अभी उठी हूँ। हाँ, अभी ये इतनी सारी पार्टियां करेगी तो हमारी याद तो आने से रही इसे। नो नो, तुम दोनों तो मेरी जान हो यार, तुम्हारे बिना जिंदगी पूरी बकवास। सुधा के ऐसे कहते ही सभी हंसने लगती है कि तभी सुधा, हे मीरा, तेरे हाथ से बना खाना खाए बहुत दिन बीत चुके हैं। इस बार तो हम तेरे ही घर पर मिलेंगे इस सैटरडे। हाँ, इसीलिए तो कॉल किया तुझे। अब 7 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। शीला और सुधा मीरा के घर आते हैं। मीरा के घर पर 2 पुलिस वाले पहरेदारी कर रहे हैं। ये देख शीला और सुधा चौंक जाते हैं, लेकिन वो दोनों मीरा को कुछ भी नहीं पूछते। अब वो तीनों मिलकर एक दूसरे के गले लगकर बातें करने बैठ जाती है। तो सुधा, मीरा, क्या बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? हाँ हाँ, लाती हूँ। सुबह से तुम दोनों के पसंद का नाश्ता बनाया है मैंने, तो जल्दी ला, देर किस बात की। अब मीरा, शीला और सुधा तीनों मिलकर हंसी मजाक कर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करते करते घूमने जाने का प्लान बनाती है। तो सुधा, कुछ अलग प्लान करते हैं इस वक्त, कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, घूमने जाएंगे तो कई सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना कि मुझे फालतू के पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू अभी भी नहीं बदली, कंजूस मक्खी चूस कहीं की। सुधा के ऐसे कहते ही शीला और मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। तो शीला, हाँ हाँ ठीक है, तो चलो शॉपिंग पर ही चलते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सभी सुधा के घर पर मिलते हैं और वहीं से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो खूब सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते करते सुधा बेफिक्र होकर पैसे खर्च कर रही थी। तो उसे देख शीला, सुधा, इतना खर्च मत किया कर। अरे तू तो जो वो भाव बोल रहा था उसे ही दे रही थी। तुझे पता भी है मैंने आज तेरे 3000 रुपए बचाए हैं, और इतनी कैश साथ में लाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तू कब सुधरेगी। क्या सच में तूने आज मेरे 3000 रुपए बचाए? अरे हम कमाते हैं तो पैसे की कदर भी तो करनी चाहिए ना, और हमारे पास कार्ड होते हुए क्या जरूरत है इतने सारे पैसे साथ में लाने की। शीला, बस कर, अब तू शुरू मत होना। तू बड़ी कंजूस है, मैं नहीं। तीनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि तभी 2 चोर गाड़ी पर बैठकर आते हैं और सुधा का पर्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो सुधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे मेरा पर्स, रुक, एक बार तू मिल जाए ना तो तुझे देखती हूँ। देखा मैंने कहा था ना। दूसरी ओर मीरा किसी को कॉल करती है कि थोड़ी ही देर में पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और सुधा का पर्स मीरा के हाथ में देते हुए, मैडम, आज हम आपकी सतर्कता के कारण ही इस चोर को पकड़ पाए। हम कब से इस चोर की तलाश में थे। ऐसा कहकर पुलिस वाला मीरा को सल्यूट करता है। ये देख सुधा और शीला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और सुधा, मीरा, मतलब तू? मैं इस शहर की PSI हूँ। अब सुधा और शीला भी मीरा को सल्यूट करते हैं और हंसते हंसते घर जाकर खूब सारी मस्ती करते हैं, और जब भी वक्त मिले वो एक दूसरे से मिलने लगी। एक गांव में जौहरलाल नाम का जमींदार रहता था। जौहरलाल बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था।
वो हमेशा दूसरों की मदद करता और उन गरीबों से उनका आशीर्वाद लेता। जौहरलाल एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन जौहरलाल हमेशा उदास रहता था। भाग्यवान, आखिर हमें कब संतान होगी? भगवान कब हमारा कहा सुनेंगे? देखो जी, अभी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऐसे निराश मत होइए। हाँ भाग्यवान, लेकिन कब? मुझे भी लगता है मेरे बच्चे हो मुझे पिताजी पिताजी करके बुलाए। ये घर को देखो कैसे और कितना शांत लगता है। मेरे बच्चों की आवाजें सुनना चाहता हूँ मैं ये घर में। हाँ जी, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। देखना, एक न एक दिन भगवान हमारा कहा जरूर मानेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जौहरलाल काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी दिखाई दी। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार और भूखी थी। जौहरलाल अपनी गाड़ी बाजू में रोकते हैं और उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे, अरे माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपना घर नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही रोड पर रहती हूँ और भीख मांगकर ही जो मिले वो ही खाती हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर जौहरलाल को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती और भूख के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ को अब जौहरलाल के दुख के बारे में पता चल जाता है। तभी बूढ़ी माँ जौहरलाल की पत्नी को एक काढ़ा पिलाती है और कुछ महीने बाद ही जौहरलाल के घर में 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होती है। भाग्यवान, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और भगवान ने देखो मुझे कितनी सुंदर कन्याएं दी है। हाँ, आपने सही कहा। जौहरलाल की दोनों बेटियां दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक के बाल सुनहरे और दूसरी के बाल चांदी के कलर के थे। इसलिए जौहरलाल ने एक बेटी का नाम सोना और दूसरी का नाम रूपा रखा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। एक दिन दोनों अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी, देखो ना मेरे बाल कितने खूबसूरत है, एकदम सोने के जैसे। पिताजी, मुझे एक सोने की ड्रेस लाकर दो ना। हाँ बेटी, जरूर। मैं तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस जरूर बनाऊंगा। पिताजी, और मुझे? हाँ, तुम्हें भी लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें सफेद रंग का लाकर दूंगा। तुम पर सोने की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। पिताजी की बात सुनकर रूपा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जौहरलाल दोनों से प्यार करता था, लेकिन सोना का रूप इतना सुंदर था कि उसके सामने सब फीके पड़ जाते थे। सोना से हर कोई अच्छे से बात करता, लेकिन रूपा से उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था। सोना जो मांगती उसे वो झट से मिल जाता था। एक दिन चाय पीते पीते सोना के हाथ से चाय उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। ये वही ड्रेस थी जो उसके पिताजी ने उसे खरीद कर दी थी। तो वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी सुंदर सोने की ड्रेस खराब हो गई। सोना के पास बैठकर रूपा मोबाइल देख रही थी। तो रूपा मोबाइल में देख हंसने लगती है। तो उसे हंसते देख सोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोना को लगता है कि रूपा उससे ही हंस रही है, तो वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो माँ रूपा से, बेटा ऐसे नहीं हंसते, आखिर तुम्हारी छोटी बहन है वो। हाँ माँ, लेकिन मैं उससे नहीं हंसी, मैं तो मोबाइल देख रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। वो कॉलेज में जाने लगी थी, जहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का सोना को हमेशा ही परेशान करता था। तो उस दिन सोना राजेश को सबके सामने बेइज्जत करती है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सोना की बात सुनकर राजेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब उसके मन में सोना से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो मन ही मन, सोना, आज तुमने जो मेरे साथ किया है ठीक नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। एक दिन मदनलाल का जौहरलाल को कॉल आता है और वो उन सबको अपने घर आमंत्रित करता है। मदनलाल जौहरलाल का बचपन का दोस्त है, जो सरकारी नौकरी पर होने के कारण दूसरे शहर चला गया था। अब हाल ही में वो रिटायर्ड हो चुका था।
तो वो अपने गांव वापस लौट आया था। अरे भाग्यवान, आज मुझे मदन लाल का फोन आया था। उन्होंने हमें सह परिवार उनके घर बुलाया है। तो कब निकलना है हमें? कल सुबह निकलते हैं। दूसरे दिन जौहरलाल अपने परिवार के साथ मदन लाल के घर पहुंच जाता है। आओ आओ जौहरलाल, कितने साल बाद मिल रहे हैं भाई। हाँ मदन लाल भाई, बहुत दिन हो गए हमें मिले। दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। घर में सभी एक दूसरे से जान पहचान करवा लेते हैं और शाम के समय सभी हंसी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मदन लाल जौहरलाल के पास आता है और उससे, अरे जौहरलाल, आज गांव में मेला लगा है, चलो हम भी चलते हैं। हमारी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हम सब चलते हैं। रूपा जौहरलाल और मदन लाल की बातें सुन, पिताजी वो मैं हाँ हाँ मुझे पता है, तुम नहीं आओगी, अब रहो घर पर अकेली। नहीं पिताजी, वो मैं काका के घर के पीछे एक पहाड़ी है, वहां पर जाऊंगी। आपको तो पता है कि मुझे चित्र बनाना कितना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी रूपा और मेरा बेटा सेम है। मेरे बेटे को भी मेला भीड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जौहरलाल और मदनलाल बातें कर रहे थे कि तभी मदनलाल का बेटा वहां से गुजर रहा था। उसे देख सोना मन ही मन, ये मदन जी का लड़का कितना हैंडसम है, काश मेरी इनसे शादी हो जाए। अब वो सभी मेला घूमने निकल जाते हैं और यहाँ रूपा अपनी ड्राइंग का सारा सामान लेकर पहाड़ी पर जाती है और चित्र बनाने लगती है कि तभी मदनलाल का बेटा मनोज वहां आ जाता है और वो रूपा से, आप मेला घूमने नहीं गई? क्या आपको पसंद नहीं है मेला घूमना? अरे वाह, ये चित्र किसने बनाया? क्या आपने बनाया है? वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। और वो क्या है ना कि मुझे भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं मेला घूमने नहीं गई। अब रूपा और मनोज बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उनकी कई सारी चीजें एक जैसी थी। वो दोनों एक ही दिन में पक्के दोस्त बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके मन के भी तार एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब सभी घर लौट आते हैं और शाम के समय जौहरलाल अपने पूरे परिवार के साथ घर लौट आता है। घर आने के बाद सोना, पिताजी मुझे मनोज जी से शादी करनी है, मुझे उन्हें देखते ही प्यार हो गया है। वाह वाह, क्या बात है बेटी, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं कल ही मदन लाल से बात करता हूँ। दूसरे ही दिन जौहरलाल मदनलाल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है जौहरलाल, लेकिन एक बार मैं मेरे बेटे से बात कर लेता हूँ। ठीक है मदन लाल, तुम अपने बेटे से बात करके मुझे बताना, अभी मैं चलता हूँ। जौहरलाल अपने घर वापस आता है। कुछ ही देर में मदनलाल का फोन आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही शादी थी और ये बात राजेश को पता चल जाती है। अब वो अपना भेष बदलकर शादी के घर में आता है और रात के समय चुपचाप सोना के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो सोना के सुनहरे बाल काट देता है, जिस पर सोना को बहुत ही ज्यादा घमंड था और वहाँ से भाग जाता है। अब हर रोज की तरह उठकर सोना अपने आप को आईने में देखने जाती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, माँ, पिताजी, माँ। सोना की आवाज सुनकर जौहरलाल, रूपा और उसकी माँ सोना के कमरे में भागते हुए जाते हैं तो सोना के कटे बाल देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और सोना जौहरलाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी रूपा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और जौहरलाल, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ सोना? तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी नहीं पता पिताजी, देखो ना अब मैं क्या करूं। कल हमारी बेटी की शादी है, अब हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोना, तुम मेरे बाल लगा लो। मुझे तो अब शादी ही नहीं करनी, थोड़े ही दिनों में मेरे नए बाल आ जाएंगे। रो मत बहना। हाँ सोना, रूपा सही कह रही है, अभी के लिए तुम उसी के बाल लगा लो। दूसरे दिन सोना रूपा के बाल लगाकर शादी के लिए बैठ जाती है और मनोज को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी शादी सोना से हो रही है, क्योंकि वो रूपा को चाहने लगा था। अब कुछ ही देर में शादी हो जाती है और सोना अपने माँ पिताजी से अलविदा कहकर मनोज के साथ चली जाती है। रात के समय जब मनोज अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसे सोना खड़ी दिखाई देती है
तो सोना को अपने कमरे में देख मनोज चौंक जाता है और वो सोना से, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सोना? मेरी शादी तो रूपा से होने वाली थी ना? क्या? हाँ सोना, मैं रूपा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या? लेकिन रूपा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब मेरी ही गलती है। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने कितना कुछ किया, अपने बाल मुझे दे दिए और तो और अपना प्यार भी। अब नहीं, अब मुझे मेरी गलती सुधारनी ही होगी। दूसरे ही दिन सोना अपने पिताजी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये बातें सुनकर जौहरलाल को भी बहुत दुख होता है। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बड़ी बेटी ने अपने बहन के लिए इतना सब किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर देना भगवान। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप रूपा की शादी मनोज जी से करवा दो। हाँ हाँ जरूर, मेरी बेटी की शादी है, वो तो मैं बड़े धूमधाम से करूँगा। अब सोना अपनी बहन से माफी मांगती है और दोनों बड़े प्यार से रहने लगती है। कुछ ही दिनों में जौहरलाल रूपा और मनोज की शादी का बहुत बड़ा नियोजन करता है और रूपा और मनोज की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है।